हम बैठे हैं इस समय केटी पब्लिक स्कूल में साकेत महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर एच.बी. सिंह के साथ। गुरुजी से मिलने की इस समय थोड़ा गुरुजी का स्वास्थ्य भी थोड़ा गड़बड़ है, इसलिए बहुत ज़्यादा हम बात नहीं कर पाएंगे। आप साकेत महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य रहे हैं। उस समय आपने संभाला था प्रबंधन एडमिनिस्ट्रेशन कि जब कोई संचार व्यवस्था इस तरह की नहीं थी, न कोई इंटरनेट था, न कोई सोशल मीडिया थी। सब कुछ आपका एक आत्मबल था, आपके अंदर क्या हुनर था, कैसे आप संभालते थे। आज कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो लोग जानना चाहते हैं गुरुजी के बारे में। गुरुजी, एक सबसे पहले अयोध्या दर्पण 24 से बात करने के लिए आपने हमको समय दिया, इसके लिए ढेर सारा धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी 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 पाठक जी, आपने समय निकाला और मुझ जैसे व्यक्ति से कुछ सवाल जवाब आपने लिया और लेंगे। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। गुरुजी, एक चीज़ ये बताएं कि जिस समय इतना संचार व्यवस्था नहीं थी, इंटरनेट नहीं था, मतलब कि एक मोबाइल भी कम्युनिकेशन वही आपके जब आपने संभाला था तो उसमें मोबाइल भी नहीं था, लास्ट में आया है। और एक छात्र संख्या लगभग 22,000 थी, उसकी आज आधी भी स्ट्रेंथ नहीं है। कैसे आप संभालते थे, कहाँ से हुनर आपके अंदर आया है? मुख्यतः मेरी ये पद्धति रही है कि जब तक एक विषय वस्तु के संपूर्ण अंगों को एक साथ न मिलाया जाए, उनका सामंजस्य स्थापित न किया जाए, तब तक किसी चीज़ में सफलता आसानी से नहीं मिल सकती। और इसी दृष्टिकोण से हमने जो शिक्षा के क्षेत्र में 3 अहम पड़ाव होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी और उनका अभिभावक, तीनों के बीच में अगर सामंजस्य व्यवस्था बना करके काम किया जाए तो निसंदेह वो सफलता मिलेगी। और इसी प्रारूप को हमने अपने उस काल में, चाहे एक अध्यापक के रूप में, एक व्यवस्थापक रूप में, चीफ प्रॉक्टर के रूप में, इलेक्शन अफसर के रूप में, और साकेत महाविद्यालय जैसे एक प्रसिद्ध शिक्षा संस्थान में अपने इन तीनों कंपोनेंट्स को एक साथ संयुक्त करके और उसमें समन्वय, कभी आगे कभी पीछे, कभी अगल कभी बिगल करके हमने उसको संचालित किया। और जो कुछ भी उपलब्ध हो सका उसको हमारी सफलता कहें, हमारी दूरदर्शिता कहें नहीं, बल्कि वो सामाजिक जो संचरण आपसी तालमेल के लिए शिक्षा के क्षेत्र में मिला, यही इसका कारण रहा कि हम उसको सफलतापूर्वक, आपकी दृष्टि से जैसा आप कह रहे हैं, हम उसको निभा सके थे। एक चीज़ और बताएं गुरुजी कि आप राजनीति में भी आपकी रुचि रही है, एक विशेष पार्टी से आप जुड़े रहे और शुरू से जुड़े रहे, लास्ट तक जुड़े रहे। उसके बावजूद आपने अपने कैंपस में सभी पार्टियों को सम्मान दिया, चाहे वो सपा में तो आप थे ही, आप टिकट के दावेदार भी थे, चाहे मायावती जी हों, चाहे राजनाथ सिंह हों, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी, सब मतलब सभी पार्टियों को, नेताओं को आपने बुलाया अपने यहाँ। यहाँ तक होता है कि सभी पार्टियों में लोग नाराज़ हो जाते हैं कि भाई मेरी पार्टी में रहते हुए कैसे। आप कहीं एक शिक्षक की दबंगई आप में देखने को मिली? वास्तव में मैं 1942 मेरी जन्म तिथि है और पारिवारिक स्तर पर एक समाज सेवी परिवार का मैं व्यक्ति रहा। और मैंने ये देखा कि व्यक्ति नहीं, विचार, उसका व्यवहार, कुल मिलाकर के उसका व्यक्तित्व, ये प्रमुख होता है। हमारे ज़माने में इतना बिखराव, राजनीतिक बिखराव नहीं था जब हमने होश संभाला था, लेकिन उसमें जो तादात्म्य और समन्वय हमने देखा था, पार्टी चाहे जो भी हो, राजनीति के दृष्टि से हमको ये लगता था कि सभी के विचार अगर उनका समन्वय निकाला जाए, ख़ास तौर से ऐसे मुकाम पर जहाँ पर विभिन्न क्षेत्र के, विभिन्न वेशभूषा के, विभिन्न रहन सहन के छात्र छात्राएं आते हैं, उनके बीच में अगर सभी विचारों का समन्वय स्थापित किया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसी कारण हमने अच्छे को अच्छा, आज भी ये मानता हूँ कि व्यक्तित्व और विचार
व्यक्ति से बड़े हुआ करते हैं। और इसीलिए मैंने कभी, बावजूद इसके कि मेरा राजनीतिक लगाव कहीं से था, मैं 1962 से सक्रिय राजनीति में आया हूँ, जब मैं ग्रेजुएट का स्टूडेंट था, और उसके बाद क्रमशः मैंने अच्छे को अच्छा माना, वो चाहे जिस भी दल का हो, उसके विचार, उसके व्यक्तित्व को हमने प्रधानता दी। और यही कारण रहा कि एक समन्वय वहाँ भी, राजनीतिक समन्वय की स्थापना भी हमने उस परिसर में की, क्योंकि वहाँ पर विभिन्न विचारधाराओं के, विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों के बच्चे बच्चियाँ आते थे। तो किसी को ये नहीं कि मैं किस कलेवर का हूँ एक प्राचार्य के रूप में, क्योंकि मैं तब भी और आज भी शिक्षक को एक अभिभावक के रूप में, जो व्यक्तिगत अभिभावक नहीं रह करके सार्वजनिक और सामाजिक अभिभावक के रूप में काम करता है, उसमें हम अपने को पाते थे। और यही कारण रहा कि मैं दल विशेष का होने के बावजूद नॉमेनक्लेचर हमने सभी दलों के प्रतिनिधियों को सम्मान दिया। और निसंदेह मुझे इस बात का फ़क्र है कि मैंने उनके प्रति आदर भाव प्रस्तुत किया, उनके विचारों को अपने और अपने जितने हमारे शिक्षार्थी थे उनके बीच में ले गया। निर्णय उनके हाथ में कि वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये मेरा उद्देश्य था। एक चीज़ और बताएं गुरुजी कि जिस समय आप साकेत महाविद्यालय में अपने कार्यभार संभाला था, उस समय एक शिक्षक छात्र राजनीति बहुत चरम पर थी, और उस समय शिक्षक नेता हुआ कर उनको संभालना आसान काम नहीं रहता। ना आपकी कोई छवि डिक्टेटर की रही, ना कहीं आपने दबंगई किया। आप हाव भाव तो आपका बना रहता था कि गुरुजी बहुत पूरा उससे घिरे रहते थे, पूरी सिक्योरिटी रहती थी, पुलिस रहती थी, पूरा आपका रोब दाब रहता था। लेकिन कहीं आप नज़दीक बहुत विनम्र थे, आप ऐसा था नहीं। उसके बाद आपके जब कैंपस में ना कभी कोई बदतमीजी होती थी, ना आपके ऑफिस में 7-9 वर्षों तक आपने संभाला। यहाँ तक लोग 6 महीने बेइज्जत हो जाते हैं। 40 वर्ष तक लोग शिक्षण का कार्य करते हैं, 2 ही साल प्रिंसिपल से प्राचार्य का पद संभालते हैं, उसी में उनका सब कुछ इधर उधर हो जाता है। ये कैसे आपके साथ हुआ? हमने पहले ही कहा था आपसे कि एक समन्वय, और समन्वय के अंतर्गत एक भाव रखते थे कि जो भी हम और आप मिलकर के करेंगे, इसका हमारे आपके ऊपर तो असर पड़ेगा ही, इसका वातावरण पर भी असर पड़ेगा। और जब ये विद्यार्थी ये जानता था कि जो भी मैं कर रहा हूँ उसके भले के लिए, जब मैं एक अभिभावक के रूप में वहाँ व्यवहार कर रहा था, केवल एक वेतनभोगी कर्मचारी प्रिंसिपल के रूप में नहीं, तो और ये आभास उसको दिलाता था कि मैं इसलिए कर रहा हूँ। यही काम मैं अध्यापन में भी करता था। अध्यापक को ये आभास दिलाता था कि यहाँ पर कोई थाना, पुलिस और सेना मुख्यालय नहीं है, यहाँ पर एक दूसरे के आदान प्रदान और एक दूसरे के सामंजस्य, विद्यार्थी, शिक्षक और अभिभावक तीनों के तादात्म्य से जो निष्कर्ष निकलेगा उसका हमारे कैंपस पर असर रहेगा। और हमारा सौभाग्य है, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि हमारे तीनों घटक, हमारा शिक्षक मनोयोग से काम करता रहा, कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। हमारा शिक्षार्थी चाहे जो भी हो, राजनीतिक हो चाहे जैसे भी हो, उसने जब शिक्षा मंदिर में प्रवेश करता था तो उसको ये बात आ जाती थी कि हम पढ़ने यहाँ आए हैं, हम कुछ सीखने आए हैं। और उस सीख में केवल शिक्षा की सीख नहीं बल्कि आचार विचार व्यवहार की भी सीख उसके समक्ष। और अगर कोई व्यतिक्रम होता था तो एक गार्जियन जैसे अपने पाल्य को वो समझाता है, सिखाता है, कभी कभी दंडित भी करता है। उस अध्याय को भी मैं पूरा करता रहा और यही कारण रहा कि लोग उसको मानते हैं कि हमने ठीक काम किया। गुरुजी ये बताइए कि आप एक क्षत्रिय महासभा के आप राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं। आपने अपने मंच पे मेधावी छात्रों को सम्मानित करने में कहीं जाति विभेद नहीं किया। एक चीज़ और मैंने देखा, यहाँ तक कि आजकल लोग जो जाति ग्रुप चलाते हैं, चाहे जाति का हो चाहे धर्म का, दूसरी जाति की आप तारीफ़ कर दें तब भी लोग बुरा मान जाते हैं। क्या कभी आपको कोई समस्या तो नहीं आई? हरगिज़ नहीं, क्योंकि
ये जो जाति सूचक अवधारणा है, जी जी जी। सामान्यतः मेरी दृष्टि से ये कर्म आधारित की गई होगी। हमारे देश की भाषा, परिभाषा, आचार विचार, व्यवहार, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जी जी। और उसमें समाज का जो सम्मिश्रित स्वरूप है वो जात के आधार पर बंटवारा इसका नहीं किया जा सकता है, बल्कि उसके लिए मेरिट, परिपक्वता, समाज के प्रति एक दूसरे से लगाव, इस दृष्टिकोण से मैं आज भी अपने संगठन में रहते हुए भी मेरा यही अभिप्राय रहा, प्राचार्य रहा तब भी मेरा यही अभिप्राय रहा, और अध्यापक रहा, शिक्षक रहा तब भी मेरा यही अभिप्राय रहा। और यही कारण है कि मंच चाहे जो भी हो, गुणवत्ता को, सराहनीय कार्य करने वाले को सराहना करना हमारा सामाजिक दायित्व बनता है, एक अध्यापक के रूप में, एक अभिभावक के रूप में, और उसका निर्वहन मैं पहले भी करता था। ये मेरे जीवन का शाश्वत स्वरूप रहा है, और आज भी मैं जब भी मौका मिलता है तो मैं इसको करता हूँ। मैं इसको जात के बंटवारे में समाज के गुण को, गुणग्राह्यता को हम विचलित नहीं कर सकते हैं, ये हमारा अभिप्राय रहता है। और यही कारण है कि सभी वर्गों के लोग हमको एक अभिभावक के रूप में मानते हैं, ऐसा लगता है। नहीं नहीं, ऐसा लगता नहीं, ऐसा है भी। एक चीज़ और गुरुजी, बड़े एक आड़ लगा था अभी 20 करीब 15 साल पहले, एक चीज़ मैंने देखा कि चाणक्य परिषद के एक पदाधिकारी और आप दोनों लोग एक साथ यशस्वी किए। हाँ, वो अपने वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, आप अपने का कर रहे थे। ये तालमेल कैसे, क्या कला थी आपके अंदर गुरुजी? बिठा बात। निसंदेह समस्या चाहे वो चाणक्य वर्ग का हो और चाहे क्षत्रिय वर्ग का हो, सामाजिक समस्या एक तरह की होती है, सब इसको अनुभूत करते हैं। ये कहने में मुझे थोड़ा संकोच हो रहा है कि ये हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की एक विहंगम या यूँ कहें कि एक विचित्रता है कि हम उसी बात को अपने झंडे के नीचे उठाने की कोशिश करते हैं, दूसरे की बात को हम नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन वही चीज़ हमारी होती है। मैं आज भी ये मान्यता देता हूँ कि चाहे जितने भी संगठन हैं वो सभी संपूर्ण समाज के उन्नयन के लिए ही करते हैं, और जाहिर सी बात है कि बूंद बूंद जल भरई तालाबा, हर संगठन अगर एक सूत्र में बंध करके वो जो कॉमन चीज़ें हैं, जो मुख्यतः सामाजिक संदर्भ में जो अव्यवस्थाएं हैं, कुरीतियां हैं, इन सब चीज़ों के खिलाफ खड़ा होकर के काम करे, तो निसंदेह हमें विश्व गुरु बनने में कोई रोक नहीं सकता है। मैं आज भी उन तमाम संगठनों का हृदय से स्वागत करता हूं जो समाज के उन्नयन में, भले वो थोड़े देर के लिए कहीं यूनिट के रूप में दिखाई देते हैं, लेकिन उनका विहंगम दृष्टिकोण एक न एक दिन परिलक्षित होगा, ऐसी मेरी अवधारणा है। हिंदी गुरुजी बहुत अच्छी बोलते हैं। आप साइंस के छात्र रहे हैं, इंग्लिश, अंग्रेजी आपका जो साइंस का छात्र, अंग्रेजी उसकी बहुत, लेकिन हिंदी पे कैसे आपने अधिकार पाया इसमें? देखिए, स्वभाव से और प्रकृति से भी मैं एक शिक्षक रहा हूँ। जी जी। शिक्षक सिखाता भी है और सीखता भी है। भाषा का जहाँ तक प्रश्न है, शब्दावली का जहाँ तक प्रश्न है, मेरा ये सौभाग्य रहा कि मैं एक शिक्षक के रूप में जब साकेत महाविद्यालय में 1967 में आया था, तो मुझे कुछ ऐसे व्यक्ति जो अपनी भाषा में, अपने विचार में हमको अग्रणी लगे, उसमें विशेषकर से 2-3 नाम मैं लेना चाहता हूँ। गुणग्राह्यता के रूप में डॉक्टर पंडित राजनारायण मिश्र जी, हिंदी विभाग के उस समय विभागाध्यक्ष और कॉलेज के सर्वोपरि चीफ प्रॉक्टर हुआ करते थे। उनका स्नेह और अध्यापकोचित व्यवहार, वो हमको देखने और अनुभव करने का अवसर मिला, उनसे सीखा। हिंदी के संदर्भ में, हिंदी साहित्य के संदर्भ में, हिंदी भाषा के संदर्भ में मुझे आज भी इस बात का गर्व है कि हमारे अग्रज प्रोफेसर रामशंकर त्रिपाठी जी, उनसे बहुत कुछ सीखा मैंने। और मेरा अपना सीखने का जो अध्याय है, मैं समझता हूँ कि वो उन्हीं से शुरू हुआ
और उन्हीं तक कहानी के रूप में अंत भी होता है। इसलिए और अंग्रेजी भी मैंने सीखी, वैसे तो पढ़ा था अंग्रेजी में अपने विषय को, लेकिन अंग्रेजी के संदर्भ के साहित्य और सृजन के संदर्भ में प्रोफेसर शाह जगत नारायण और डॉक्टर जगन्नाथ त्रिपाठी, दो लोगों का एहसान मेरे ऊपर है कि उनके साथ बैठ करके और उनको सुन करके, उसको गुण करके जो कुछ भी है आज हमारे पास वो है, इसका श्रेय उनको जाता है। एक चीज़ और गुरुजी बता दें कि आप एक शिक्षक हैं, अनुशासन को आज के आईने में कैसा आप पाते हैं? क्या अनुशासनहीनता बढ़ी है? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? देखिए, हम तो यही जानते हैं कि शासन, अनुशासन, व्यवहार, आचार, ये अगर समन्वय इनका न हो भरपूर, तो व्यक्ति की एक शरीर नियंत्रित नहीं हो सकता है, तो समाज को हम क्या नियंत्रित करेंगे। और हमारा एक दृष्टांत रहा है कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे नहीं, हमको डिजर्व देन डिजायर की परिभाषा को अंगीकार करना चाहिए। और उसमें एक ही तत्व हमने अपने इन तमाम लोगों का जिनका नाम लिया, इनसे सीखा कि हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा, क्योंकि यूनिट से ही कॉम्प्लेक्स बनता है, कंपाउंड बनता है। और यूनिट अगर ठीक रहे तो मैं समझता हूँ कि ठीक रहेगा। और उसके लिए हम दूसरे से अपेक्षा केवल न करें, हमको स्वयं सद्व्यवहार करना चाहिए। अनुशासन का जहाँ तक सवाल है, अनुशासन की भी तमाम परिभाषाएं हैं अलग अलग जगहों पर। शिक्षा का क्षेत्र है, परिवार का क्षेत्र है, समाज का क्षेत्र है, राजनीति है, गैर राजनीति है, इन तमाम जगहों पर। लेकिन सबके मापदंड और मानक हैं, और उन मानक और मापदंडों को अलग अलग जगहों पर अपना करके अगर हम व्यवहार करते हैं तो वह अनुशासन है। अनुशासन से ही हमको सब कुछ मिलता है, और इसी अनुशासन की जो अंतिम चरण होता है वो होता है शासन। तो शासन का हस्तक्षेप तो वहाँ होना चाहिए जहाँ हम ज्ञान नहीं है, हमको जानकारी नहीं, लेकिन जो जानकारी है वो उसको हम अनुशासन, स्वयं के शासन में परिवर्तित करते हैं। इसलिए हम उसके पक्षधर रहे हैं, आज भी हैं, कल भी थे। और इसके बिना व्यक्तित्व सूना हो जाता है, व्यक्ति सूना हो जाता है, और उसका सीधा असर समाज पर पड़ता है। आज इसी की कमी के नाते कि सारी चीज़ों को हम व्यावसायिक बनाते जा रहे हैं, अनुशासन की कमी देखने को मिलती है, और जिससे समाज में बिखराव भी पैदा हो रहा है। पहले इन सब चीज़ों का गुणात्मक हमारे में आविर्भाव था, हमारे में वो था जिसका असर था कि पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ आगे बढ़ती गई, और हम उन तमाम संदर्भों को प्राप्त करते रहे। गुरुजी, अयोध्या दर्पण को आपने इतना समय दिया, इसके लिए आपकी ढेर सारी शुभकामना। आपकी उम्र लंबी हो, 82 साल की उम्र गुरुजी की हो गई, लेकिन आज आप इतने सक्रिय हैं, इतने यंग लग रहे हैं देखने में। ये आपका एक बड़ी खुशी हुई देखकर। अंत में आप अपने इनको ज़िले के, आपको जो चाहने वाले हैं, आपको जो प्यार करने वाले हैं, उनको अंत में एक मैसेज अपनी तरफ से दे दीजिए हमारे चैनल के माध्यम से। मैं तो एक ही बात कहूँगा कि कर्म वही होना चाहिए, सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। और उसके लिए खुद उदाहरण बनिए, तब दूसरे से अपेक्षा करिए। हमको इसकी पहल करनी चाहिए। सारे लोग, अयोध्यावासी, इस क्षेत्र के लोग, जितने भी हमारे शुभचिंतक मित्र और परिचित हैं, सभी को मैं हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामना अपना देता हूं, और वो लंबी उम्र उनको हो, सुखपूर्वक, शांतिपूर्वक वो जीवन यापन करें, और उनका आशीर्वाद हमको मिलता रहे, हमारे परिवार को मिलता रहे, यही कामना है। प्रभु उनकी इच्छा की पूर्ति करे, यही हमारा संदेश है, यही हमारी कामना है। अयोध्या दर्पण से बात करने के लिए धन्यवाद सर।